ट्रांसपेरेंसी को, लेकिन ये टाइम रहा है इस दो लेके इस स्कीम पर ये स्कीम है जो ट्रांसपेरेंसी की बात करती है और ब्लैक मनी को चेक और रेगुलेट या कंट्रोल करती है, लेकिन इस स्कीम पर ही यही दो सवाल लगे हुए हैं। अब ये देखिए जो स्कीम है ये एक तरीके से क्या है कि एक गारंटी है कि आपको डोनेशन मिलेगा। पहले जो स्कीम थी जो ओपन थी, मतलब ओपन ये इलेक्ट्रल बॉन्ड होती थी। इलेक्ट्रल बॉन्ड आने से पहले लाने की को जो केस उसको कर दिया, घटा के 2000 कर दिया। तो इसमें क्या है, तो क्रेडिट पैसा मिलेगा, ये को गारंटी देता है। वे बताऊं कि ये स्कीम लागू करने से लिए जो कानून लाया गया है वो कानून भी कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ लाया गया है। दूसरा ये है कि जिस मतलब पार्लियामेंट ने इस कानून को पास किया, इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम को एक्ट के रूप में 29 जनवरी 2009, इसको तो होती है, इसको में पास दिया गया और मुझे उसको है जो फंड ऐसा किया जाता है उस इसका ये कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में उल्लंघन किया गया। दूसरी बात यह है कि इससे संबंधित इलेक्टोरल बॉन्ड को ज्यादा कैसे सीक्रेट रखने के बारे और इतने ज्यादा इसको अट्रैक्टिव बनाने के नाम पर इसकी लिए कानून दिया और संशोधन है से पहले आपको कहीं से इसकी के रूप में कोई राहत नहीं मिलेगी, मतलब आप जाकर लेना हो। एक तो पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट है उस कर दिया, इसी तरह से अभी दिया बिल है उसमें कर दी कर दिया इस कानून चेंज करके और इसको लागू किया। अब एक बात आती है इस स्कीम में होता है। हेलो जगजीत सिंह, क्या का माइक पर नहीं तो आप रखिए। तो इसी में क्या है कि कोई है कोई संस्था में वो उसका है वो के रूप में 19 नोट होते से नोट आप जिनको होते हैं जो जो आप ले बता रहे वो ये ब्रांच है, ऑथोराइज्ड ब्रांच है पर ये प्रोमिस खरीद जा सकते हैं। ये होता है और SBI को देते हैं। इसमें से इसमें ये कि 10 बॉन्ड है वो खरीद ले पर
तब इस पार्टी था और पार्टी को में ट्रांसफर हो जाए तो खरीदेगा व्यक्ति ये इलेक्ट्रोनिक बॉन्ड जो है वो खरीद के 10 दिन खरीदना और 10 दिन में ही उसको किसी पॉलिटिकल पार्टी को देना है। फिर वो पार्टी 15 दिन के अंदर ये प्लस को देगी जैसे इलेक्ट्रोनिक बॉन्ड है वो उसका अकाउंट पर एक है एक है कि पॉलिटिकल पार्टीज है वो एनुअली रूप से इतना इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के रूप में पैसा मिला है, कॉर्पोरेटिव के रूप में मिला है और अन्य जो सोर्स है इलेक्शन में फंड लेने का में भी स्कीमें प्रारंभ किया वो यूज ना हो और दूसरा ये है कि वो मतलब कि अगर हम ये सब देख यूज हो रहा है जो 10 दिन और बॉन्ड को खरीदने और बेचने का इसमें एक मिसयूज एक मनी के रूप में काम नहीं आएंगे ऐसा बताया जाता है। दूसरी बात यह है कि इस पे तो इसकी पूरी जानकारी एक एसबीआई के हेड को ही है, वो जिसके चोटी हाथ में है और किसी को पता नहीं, वो आके चुप को देगा एक ये बॉन्ड ले पाए 1% वो पे के लिए मिनिमम कर रहे हैं राजस्थान खड़ा है परसेंट को देखो कि एक ही के प्रधानमंत्री को एक पे अभी किसी को दो पे इतना थोड़ा ये थोड़ा
क्या था कि तो बन जाए तब फिर क्यों रेज करेंगे, ये क्वेश्चन मैं पहले ही नोट करके, तो मैं इन्हीं क्वेश्चन कहूँगा। मेन इश्यू ये है कि ये जो इलेक्टोरल स्कीम है, ये अब मतलब इसके रूप में आपको वो 56 स्टेज मिलता है, जो कि जो है 28% बाकी वो ऐसा पार्टीज को आ रहा है, तो इस पर जी अब ये जो पैसा है वो अभी मुख्य रूप से तो जाता है पैसा, एवरेज देखे पिछले साल में, तो साल में जो सबसे ज्यादा जो पैसा आया है वो इस पार्टी को है, उनको तो उतना नहीं पैसा, तो आज बात का ऐसा बात है, इसलिए ऐसा है कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे उसके बारे में उसकी होता है, और ब्रांच है मिनिस्ट्री के भी जो फाइनेंस एक्ट, उसमें भी ऐसे अमेंडमेंट किया गया है बॉन्ड फेवर, ताकि फाइनेंस भी जानना चाहिए कि इसने पैसे, तो ये अच्छी नहीं है, इसमें का मिनिस्ट्री को है कि किसने क्या मतलब फंड दिया है इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में, तो ये सब चीजें एक दूसरे को ही मतलब कि इंडिपेंडेंट और एक दूसरे कर दिया गया। दूसरी बात है कि शुरू में आरबीआई है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आए हैं कि ये लेकिन है, और किया इंडिया कर रही कि भाई इस स्कीम को न्यूज कहीं में यही दूसरी बात ये कहना है, उसके बाद में क्वेश्चन ले चर्चा करें कि इस के रूप में से कहा है स्कीम की, तो एक सरकार से इसके और ट्रांसपेरेंसी को एक ही ग्रेट ट्रांसपेरेंट है, इसने बॉन्ड है और फिर
तो नाम सीक्रेट होती पार्टीज पार्टीज है वो फिर ये में बच्चे आप क्यों नहीं बताया जा रहा है? आरटीए डाल है कि किस व्यक्ति हैं कि अगर जान हैं तो यही बोर्ड में इनका मिशन में आता तो इलेक्शन कमीशन का थॉट जब सुप्रीम कोर्ट में ये दे तो सुप्रीम कोर्ट या तो पहले करेंगे कर और ऐसा और पास है कि इलेक्शन कमीशन का ये अमेंडमेंट करिए सीक्रेसी है और वापस में कि ये सिक्योरिटी क्यों इस पार्टी को दी है और इनके नाम नहीं बाकी ट्रांसपेरेंट है ये सर ये इसकी जो इम्पोर्टेंट पार्टीज को मिला है को गया और नहीं आया है के पर तो इस कि क्या बढ़ावा पैसा है तो अपना बचा सकते विदेशी आर्मी ये तो सुना है ब्लैक ना है ब्लैक मनी को प्रधानमंत्री योजना जो इनकी राहत योजना उसमें भी ऐसा इन्होंने भाई के पार्टी को जाएगा वो भाई करके पार्टी चला और जितना अपने वो के लिए इसका विजय के पार्टी ने टोली किया भारतीय जनता पार्टी को अब तक पहुंचना है दरअसल में करता रेडी हो बहुत प्यार से भाई सब बताते वाले अरे ना और के तो कोई लोक सेवक की ना इसने भ्रष्टाचार कोई कदम नोट आएगा सब कुछ जाएगा जा रहा है तो ये है कि जो सन की नीति है की दिखाई दे जो न तो चाहूंगा करें तो जिसकी बात हो रही है कि और ऊपर से वो एक करने ग्रामीण
और मैं कहता हूँ कि जैसे कि उस दुनिया की साइंस का प्रयोग तो वो 90 तो आप जो सो कॉल्ड पर मजबूत मानते हैं, लेकिन ये प्रैक्टिकलिटी में आपको अपनी सेल्फ बातचीत है, तो ये इस भाषा पे यूज़ करते हैं कि या हम मजबूत लेकिन के लिए एक ये चीज़ जो है समालियत के लिए ट्रम्प बर्थडे यही है और उस स्थिति की कि लगाओ आपको सुप्रीम भेजेगा सुप्रीम कोर्ट तो आप काट के अंग्रेजों वाला जो टाइम था उससे भी बुरा हाल है देश का। उस टाइम मान के बैठते थे कि चार विदेशियों का शासन है और ये हमारे साथ लेनी आप धर्म के भी अपने हैं कि हम उनके ये एक टिपिकल वो वाली कहानी है जिसके बारे में बोलते हैं। तो खैर ये तो पॉइंट इसमें भी हमारे लिए जो इसमें चाहिए हमारे लिए क्या बनता है कि क्या खाका है जहाँ से हम भी या या है वो है कोई इसकी जो कम है वो जाने जिससे वो कुछ खुद फैला सकती है उस पे पता करके वो में निकाल सकें में तो वो आई थिंक सबसे बोल रहे हैं ये तो इन्होंने रखा। थैंक यू। Thankfully, अरविंद विचार किए रियल में बात को कर रहा है जो हो रहा है। जगत सिंह आप ओपन और ये थैंक जगत सिंह जी सबको राम भी कोई वो है वो नहीं है लेकिन थोड़ी बहुत आप लोग सुनी है की है उसमें रूट है उसमें अपनी आप उस पास और मैं ये चीज ओके और एसबीआई का हेड है उसका डेटा जाएगा तो कैसा सेंट्रलाइज आदमी है उसका आदमी ने किस खाता नंबर और वो कितने तो ये जो एक चीज एक जगह पे अगर मान लो ये तौर पे 70 दल उसका यूज कर सकता है तो ये इसके लिए कि ये अंकुरण की कोशिश कोई भी पक्षी दलों है और तो हमारे तो ये इस तरह लगता है मैं इस पे सीखी मुझे बारे में
इसका जो बॉन्ड स्कीम का जो है वो हो रहा है। आपको ठीक जैसा कि आज बाकी 4 लोगों ने जो बाकी करके और हम ये चर्चा लोग जानकारी है उसमें हमारे पास लेकिन जो होता है बाकी हमारे पास तो बहुत का होता है। कह रहा हूँ सुन ये चुनाव में नहीं लोग नाच पैसा कहाँ से है ना बिल्कुल क्या लेवल पे तो वो चीजें मिली स्वाद ये हम लोग बात करें पहली बात है कि हम इसको आगे चर्चा कर जा रहे हैं। मैं राम जी के पास समय है, इनके विचार सोहेल जी के पास तो इनकी को बोलने दिया पास समय है। मेरा सुझाव ये है कि आम जनता के ये राजनीति के अंदर किस तरह से कैंडिडेट है सवाल इनको बड़ा जाना बहुत बड़ा 1% वोट कलेक्ट करने का पूरे छोटे बीजेपी के और तो ये जो एक नेगेटिव पॉइंट जो इस समाज में विकृति सरकार कहीं जमते हैं और भाई कोई पार्टी हो जाता है वोट जाकर 2100-2200 पार्टी है राजस्थान में पार्टी है भारतीय आदिवासी वो अंग्रेज तो आदिवासियों को ऐसे क्या ये जो बड़ा दुकान के मैं भी पंचायत का मेरा भारी दबाव था प्रेशर का आप हमारे बात करने से कुछ नहीं होगा और करके मुझे और ये कर दिया। अब के बाद में जो है ना ये राजनीति भाई तो के दंड अब आपने यार अजीब तरह का मॉडल बना दिया इस योजना को, इसके नाम दिया जिसलिए का
कोई भाई पैसे बटोरने जो है ना डायरेक्ट इसमें है, डायरेक्ट पैसे को बचाओ देते था वो लेते लेते के हम उधर करते देखो मैंने देखा तो हो गया 2 फांटे यूं के यूं अब आरएलपी हो गई साहब हमारे यहाँ पे तो इन्होंने भी अपना वो कर दिया एक अभिनव राजस्थान हो गई तो उसका मैंने वीडियो जारी कर दिया मैंने कहा भैया तुम 1% वोटों के लिए कर रहे हो और कुछ तुम्हारा ध्येय नहीं है तो हम ये कौन लिंक पार्टी है इन पता लगे बीजेपी के खाते में लोगों को ये ऑर्डर करोड़ रुपए गए तो ये साइड की पार्टियों के से उधर 2 रख ले तो ये इतना बड़ा क्या नहीं तो जी वाला लोगो आता है ना इसमें ग्लोबल यूनाइटेड तो उसमें इस बात की संयम रखें हम हल्केपन में नहीं लेकिन सच्ची बात जरूर कहें इसके बिना हम समाज तक नहीं पहुंच पाएंगे ये बात है थैंक यू थैंक यू हनुमान राम जी दूसरा सवाल मैं ये रखता हूँ सबके लिए कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है जैसे इसको स्कीम नाम दिया गया है कि पैसा इकट्ठा करो और पैसे का यूज करो और आप वनमांछित अपनी डिजायर के हिसाब से आप अपना रिजल्ट भी ले सकते हो तो मेरा सवाल यह है कि इस इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के रूप में क्या ओपोजिशन को मतलब कि कमजोर करना है कि उनके पास पैसा कम जाए क्या इस स्कीम के रूप में ये फोर्स करना है कि जो छोटा चंदा या ओपन चंदा देते थे केस में उसको डिस्करेज करना है उसको कमजोर करना है और जो बड़े लोग हैं जो कॉरपोरेट के रूप में है वो उनका पैसा ज्यादा मिले या ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में पैसा आए ये इसका एक तरीका है तीसरा यह है कि क्या इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के रूप में क्या कहीं से भी
किसी का भी पैसा आ सकता है, क्योंकि इसके जो रूल्स रेगुलेशन है इस स्कीम में वो तो बिल्कुल ही सीक्रेट रखे हुए, नाम जो भी है गोपनीयता है, सीक्रेसी है, गुमनाम है। और कंपनीज एक्ट में संशोधन करके, वो चाहे कंपनी फॉरेन की भी हो, चाहे वो गवर्नमेंट कंपनी हो, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो, इंडिया की हो, तो कोई भी कैसे भी पैसा दे सकता है। और एक और सवाल इसी से जुड़ा हुआ है, क्या इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में चुनाव और जो पैसा है उसको क्या ज्यादा सेंट्रलाइज कर लिया गया, ये है। और ये दूसरा ये है कि क्या इस जनता को, ये वोटर्स को ये जानकारी नहीं होनी चाहिए कि उनके राजनीतिक दल जो इतना प्रचार में जो पैसा खर्च करते हैं, वो पैसा कहाँ से आता है? क्या जनता को, वोटर्स को इस चीज की जानकारी होना चाहिए। लेकिन सारे जो स्कीम के जो रूल्स रेगुलेशन है वो तो बिल्कुल ही उल्टे हैं कि जनता को तो बिल्कुल पता ही नहीं होना सोलाल जी चाहिए। 1 मिनट के लिए एक लाइन बोल रहा हूँ। एक आम आदमी पार्टी की तो घोषणा यही थी कि हम ऑनलाइन रखेंगे। आम आदमी पार्टी से कोई सवाल नहीं करना पा रहा है कि भाई तुमने तो ये कहा था, कहाँ कहाँ से लाए हो, ये तो बता दो, तुम तो बता दो कम से कम। देख उनकी समस्या यह है कि इलेक्शन कमीशन की मर्जी के बिना कोई पार्टी ऑनलाइन और ऑफलाइन भी अनाउंस नहीं कर सकती है। अगर वो जवाब नहीं दे रहे हैं, आम आदमी पार्टी वाले ऑनलाइन डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं जो लिस्ट है, उनको जो पैसा इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में या कहीं भी कॉरपोरेट फंडिंग कैसे भी मिलता है, उसकी जानकारी बिना इलेक्शन कमीशन की परमिशन के वो भी नहीं दे रहे हैं। अब वो बोलने के टाइम तो बोल दिए होंगे उन्होंने अपने घोषणा पत्र में या जो भी है, लेकिन बाद में उनको ये रियलाइज हुआ है कि इलेक्शन कमीशन की इजाजत के बिना कोई पार्टी ये चीजें, ये डिटेल जानकारी भी शेयर नहीं करेगी, पहले इलेक्शन कमीशन को भेजी जाएगी। और यही तो समस्या है ना कि इस स्कीम को ऐसे लागू किया गया कि बहुत ज्यादा सेंट्रलाइज कर दिया गया है और इस कंट्रोल है पूरा। तो इसलिए तो ये इस तरीके से है कि ये एक तरीके से नैरेटिव भी सेट करना है और रिजल्ट भी उस हिसाब से लाना है, पैसे को, ओपोजिशन को भी कमजोर करना है, और जो ट्रांसपेरेंसी होती है इलेक्शन में उसको भी एक तरीके से सीक्रेट रखना है। तो यही सवाल है मेरे। तो वीरेश जी आप माइक ओपन करिए और अपना विचार रखिए, जो मैंने छोटे छोटे सवाल रखे। जी, मैं देखिए शुरू से ही वही बात कह रहा हूँ, चाहे अब का संसद सत्र हो चाहे इससे पहले का हो, आप देखते होंगे कि विपक्ष जो है वो किसी भी कानून के बनते समय ना तो अध्ययन करता कानून का और ना इसके नफे नुकसान के बारे में सोचता। हाल में जैसे ये कोऑपरेटिव बिल पारित हुआ है तो कोई इस पर अध्ययन नहीं है। हमने बहुत सिर फोड़ा, बहुत लोगों से कहा, पार्टी लीडर्स के पास भी गए, लेकिन किसी पे कोई जूं नहीं चली किसी के कान पे। जब ये कानून पास हो रहा था तो क्या जनप्रतिनिधियों को नहीं चाहिए था, विपक्षी दलों को, कि वे इसकी डीपली स्टडी करते और इस पर संसद में हंगामा करते? मानता हूं कि वहाँ पारित होते हैं बिल बिना किसी उसके, लेकिन पब्लिक डोमेन में आके उस पर बता तो सकते थे उस समय कि देखो भाई ये पार्टी ऐसे ऐसे कर रही है, जो सत्ता पक्ष है वो ऐसा ऐसा कर रहा है। यानी हनुमान राम जी को पता है, सुवालाल जी को पता है, फूल कुमार जी को पता है कि भाई ये गलत हो रहा है, ये सही नहीं हो रहा। वे चर्चा करते हैं। 3 बिल थे पहले, कृषि बिल जब आए थे वो भी, उनकी भी चर्चा पब्लिक नहीं करी। जो हमारे जनप्रतिनिधि संसद में बैठते हैं, जिनके ऊपर ये दायित्व है कि वहाँ जो कानून बने उसकी अच्छाई बुराई के बारे में चर्चा करने के लिए इतनी मोटी मोटी तनख्वाहें उनको मिलती हैं, इतना खर्च उनको मिलता है, इतना TADM मिलता है, इतना महंगा संसद भवन उनके लिए बनता है, तो इसी काम के लिए बनता है। पब्लिक को क्यों आके हम जैसे लोगों को रिस्क लेके, टाइम खो के, अपना पैसा खर्चा करके, अभी हम जो प्रोग्राम कर रहे हैं, जगह जगह जाते हैं अवेयरनेस कार्यक्रम के लिए, तो अपना खर्चा करते हैं जाके वहाँ, या तो DP सिंह जैसे लोग हैं वो अपनी जेब से खर्चा करते हैं। तो ये कार्यक्रम तब लोगों को पता चलता है, पता चलना चाहिए संसद के जरिए।
और संसद में कोई बोलने वाला नहीं है, तो ये तो उस दिन हंगामा खड़ा करना था, उनको बाहर निकल के सड़कों पे आ जाना था विपक्ष को कि ये देखियो भाई इन्होंने ये क्या कर दिया, इन्होंने बिल्कुल अपने पक्ष में कर लिया सारा। नोटबंदी हुई तो तब कोई चर्चा किसी किस्म की कुछ नहीं, कोई भाई हंगामा पर्याप्त होना चाहिए था कि नोटबंदी का फायदा नहीं हुआ, नुकसान हुआ है नोटबंदी से, उस पर कोई इनकी तरफ से कुछ नहीं किया गया। यानी आंदोलन जनता ही करती है जो करती है, उसका इनिशिएटिव जनता लेती है, ये बिल्कुल नहीं लेते। आराम तलब की राजनीति कर रहे हैं, चाहे कोई भी पार्टी, कांग्रेस हो इसमें, चाहे कोई भी किसी का भी नाम मैं क्या लूं, हर एक पार्टी का यही हाल है। आज जब चुनाव सिर पे खड़े हैं तो हनुमान राम जी को होश आया कि भाई देखो चलो इस पे चर्चा कर लें, कुछ बता दें लोगों को। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, जाके किसी भी एमएलए से पूछ के देख लो कि इलेक्टोरल बॉन्ड तुमने पढ़ा है क्या भाई, इसकी जानकारी है तुम्हें क्या है, आपको जीरो ज्ञान मिलेगा, बिल्कुल कोई नहीं करता है। तो सारी कमी जो आ रही है वहां से आ रही है। और मैं आपको बता दूं कि पैसे का जो है, एक इनको पता है कि चुनाव में पैसा अहम भूमिका रखता है, पैसे की अहम भूमिका है, ये पैसे से ही चुनाव जीत के यहाँ तक पहुंचे भी थे, और दूसरे लोग उस हथियार का इस्तेमाल ना कर सकें इसलिए इन्होंने पूरी फाउंडेशन लीक प्रूफ बनाया है इसको पूरा का पूरा। मैं उधर जा रहा हूँ, शुरू हो रहा है। मैं इसमें कह रहा हूँ, देखो इसके कई एस्पेक्ट हैं। सोशल मीडिया के मार्फत बात नहीं आई, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे मार नहीं आई, इनको कहीं पैनल में नहीं बिठाया गया। अब ये अपना खोल के थोड़ी बहुत दुकानदारी शुरू की है, थोड़ी बहुत इन्होंने इस तरीके का कब्जा किया इस देश के अंदर, क्यों करेगा ना, तो मेरे को पूरा करेगा। इस बात को भी हमारे इस ग्रुप लोग जो यहाँ बैठे हैं इनको ध्यान में रखना जरूरी है। कोई बोलेगा तो मुझे पूछ के बोलेगा, ये हिटलर तो कहीं टिकते ही नहीं है इनके सामने, ये इतना बड़ा तंत्र इन्होंने कब्जे कर लिया है। पुर से आशीष जुड़ा हुआ है, ये भी अच्छी राजनीतिक विश्लेषक है, इससे भी अपने विचार आप ले सकते हैं। मैं अब उधर जा रहा हूँ माइक बंद करके। थैंक यू हनुमान राम जी। इसमें जैसे वीरेश जी ने जो बताया उनका मैं 3 पॉइंट में समरी देता हूँ। पहला तो ये है कि ये जो स्कीम था इसका ड्राफ्ट भी पब्लिक को शेयर नहीं किया था, पब्लिक डोमेन में नहीं आया था। लोगों को इस सिर्फ नाम उछाला गया था कि इलेक्टोरल बॉन्ड है और उसका ऐसे ऐसे है, बाकी ड्राफ्ट भी शेयर नहीं किया गया था। एक वजह यह है। दूसरा यह है कि कुछ पार्टीज के लीडर्स ने बोला था, सवाल उठाया था, प्रियंका गांधी ने भी उठाया था, डेरेन ओब्रेन जो टीएमसी के हैं उन्होंने भी बोला है, और 2 लीडर और एक डीएमके के लीडर भी बोले हैं। तो बोले हैं वो, लेकिन यह है कि संसद में इस पर चर्चा उस तरीके से हुई नहीं, क्योंकि जहां होना था वो राज्यसभा थी, वहां पर इस बिल को रखा ही नहीं गया, क्योंकि तो मनी बिल के रूप में रखा था। और तीसरा बात यह है कि जो हनुमान राम जी ने भी ऐड किया और आप भी बता रहे हैं कि जो आप कह रहे हैं कि कोई पार्टी एमएलए एमपी से आप पूछो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है, इसके नुकसान क्या है या इसके बारे में, तो वो कुछ जानकारी जानते नहीं है या देते नहीं है या पता नहीं है। देखिए, सवाल इस बात का ये है कि अधिकतर पार्टीज को ये मिलता ही नहीं है पैसा इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में और कॉरपोरेट फंड के रूप में। तो इसलिए वो कहते हैं जब हमें पैसा ही नहीं मिलता है, फंड ही नहीं मिलता है इलेक्टोरल बॉन्ड या उसके रूप में, तो फिर हम क्या जानेंगे, हम क्या बताएंगे। एक ये उनको वजह है, ये ऐसा वो नहीं जानते हैं, ये एक वजह है। तो ये मेरे 3 ऐसे समरी पॉइंट थे। नाउ मैं आशीष जी से रिक्वेस्ट करता हूँ, आप अपना माइक ओपन करिए और ये बताए हमें कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के रूप में पॉलिटिकल पार्टीज और जो इलेक्शन है और जो वोटर्स है, इनमें कैसे जो गैप है उसको कैसे इस गैप को भरा जा सकता है, लोग ज्यादा जानकारी ले सके, कैसे लिया जा सकता है, क्या पॉलिटिकल पार्टीज कैसे जानकारी दे सकती है और वोटर्स कैसे इस चीज को जान सकता है कि भाई ये पॉलिटिकल पार्टीज इतना पैसा कैसे खर्च कर रही है, ये नाच रही है, जो हनुमान राम जी कह रहे हैं इतना पैसे लेके नाच रही है। तो जनता कैसे इस चीज को समझे और कैसे कुछ नियंत्रण करे उन पॉलिटिकल पार्टीज के पैसे पर और उनकी गतिविधियों पर। थैंक यू सर। सबसे पहले मैं 2-3 पॉइंट आप लोगों को कहना चाहूंगा। जैसे ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड जो आया, जेटली साहब लेकर आए थे, काफी टाइम से चल रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड का। देखो,
कांग्रेस की यूपीए गवर्नमेंट के खिलाफ जो करप्शन एंटी करप्शन मूवमेंट हुआ था, उसके बाद में ये पॉलिटिकल फंडिंग की ट्रांसपेरेंसी की बात आनी शुरू हुई थी, और उसके बाद में ये एक चर्चा शुरू हुई कि पॉलिटिकल फंडिंग की ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। लेकिन ये इलेक्ट्रिक बोर्ड है ना, ये जो इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड बॉन्ड और ये सब जो पॉलिटिकल फंडिंग वाला कॉन्सेप्ट आया है, ये बेसिकली पॉलिटिकल फंडिंग की ट्रांसपेरेंसी नहीं है, सर्वेलेंस का खेल है। पहली बात तो ये क्लियर है कि ये ट्रांसपेरेंसी नहीं है, सर्वेलेंस का खेल है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी जी ये चाहते हैं कि भाई उनके सर्वेलेंस रहे, किसको कितना पैसा मिल रहा है, इसकी इंफॉर्मेशन उनके पास रहनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि अब धीरे धीरे ये हो रहा है, राडिया प्रकरण हुआ था बहुत 2011-10 में, शायद हनुमान जी को ज्यादा या आप लोगों को ज्यादा पता होगा। उसके बाद ये चीजें डिस्कशंस में शुरू हुई थी कि पॉलिटिकल फंडिंग शुरू हो रही है, और उसके चक्कर में जो मिनिस्ट्री के फैसले हैं वो चेंज होते हैं, मिनिस्ट्री भी चेंज हो जाती है। तो उसके बाद में ये एक चिंतन शुरू हुआ। लेकिन मैं एक सवाल करता हूं कि एक बार के लिए पॉलिटिकल ट्रांसपेरेंसी आ भी जाएगी, मैं तो कह रहा हूं आगे सबको पता है भाई कितने पैसे कितने 96% अभी पिछले 5-6 साल से बीजेपी को फंडिंग हो रही है। सबको पता है भाई जितनी पॉलिटिकल फंडिंग हो रही है 96% बीजेपी को फंडिंग हो रही है। लेकिन क्या पब्लिक में उसकी कोई है, उसका कोई असर दिखाई देता है आप लोगों को? मुझे ऐसा लगता है कि हमें हमारे चिंतन को थोड़ा सा वाइड करना चाहिए। हमें ये बात करनी चाहिए कि आखिर हमारी डेमोक्रेसी वहां तक कैसे पहुंच गई कि पॉलिटिक्स इज अ एक्सपेंसिव बिजनेस। बात यही है कि ये पॉलिटिकल चंदे की जरूरत कहाँ है। हमें क्या ये नहीं सोचना चाहिए कि ये जो पॉलिटिक्स के अंदर पैसों का इतना बड़ा बोलबाला हो गया, इसको कैसे कंट्रोल किया जाए? तो क्या ये राइट टाइम नहीं है कि हम हमारे जो इलेक्टोरल प्रोसेस है उसके बारे में सोचें कि उसको किस तरह से सीमित किया जा सके जिसमें चंदे की जरूरत ना पड़े। अमेरिका की जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम में जैसे इलेक्शंस होते हैं, उस तरह से हमें इलेक्शन रिफॉर्म्स के बारे में क्यों नहीं सोचना चाहिए? क्योंकि आप कितनी भी ट्रांसपेरेंसी ले आओ, मलेशिया का जो प्रॉमिसिंग नोट है वो क्या करप्शन का बहुत बड़ा खेल नहीं है। आप कितनी ट्रांसपेरेंसी लेकर आ जाओगे और इस ट्रांसपेरेंसी पे आप कितनी अवेयरनेस पैदा कर दोगे 140 करोड़ लोगों में, और किस तरह से पॉलिटिकल ट्रांसपेरेंसी आ भी जाएगी। आज बीजेपी खेल खेल रही है, कल कांग्रेस खेल खेलेगी। आम आदमी पार्टी करप्शन की बात करने के लिए आई है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे वो एडजस्ट होनी शुरू हो जाती है सिस्टम के साथ। तो क्या मेरा यही सवाल है आप लोगों से कि ये राइट टाइम है कि हमें ये सोचना है कि इलेक्शन रिफॉर्म्स कैसे किए जाए, ये जो पॉलिटिकल फंडिंग्स है, ये जो चंदा है, इसकी जरूरत को ही कम कैसे किया जाए। क्योंकि सारा जो पॉलिटिकल करप्शन का जो खेल है ना, उसकी बॉटम लाइन ये है कि पॉलिटिक्स चलाने के लिए पॉलिटिक्स इज एक्सपेंसिव बिजनेस। पॉलिटिक्स चलानी है, पार्टी चलानी है, आपको पैसा चाहिए, और जिसकी खावे बाजरी उसकी बजावे हाजरी, ये सीधा साधा राजस्थान की कहावत है। तो हमें ये बात सोचनी चाहिए। मेरे हिसाब से हम हमारे चिंतन को उस तरफ लेकर जाना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू आशीष जी। राजेश जी, आप कुछ अपना विचार रखना चाहते हैं, माइक ओपन करिए। देखिए, जैसा आशीष सर ने बताया है, मैं भी बिल्कुल एक बात आप सोचो, एक विधायक है या एक सांसद है, वो अपने क्षेत्र का एक जिम्मेवार है। एक जिम्मेवार होने के नाते क्या वो अपने लोगों में बैठ के इस बात का ड्राफ्ट तैयार करता है कि जो भी संसद का या विधानसभा का सेशन शुरू होगा उसमें क्या क्या इलाके को, मेरे क्षेत्र को जरूरत है, प्राथमिक आधार पर क्या क्या उसके पास होना चाहिए, किस किस क्षेत्र में मतलब उसकी जो बुनियादी जरूरत है वह पूरी होगी या उस क्षेत्र की कुछ करांगे। इस उसमें कोई भी ना तो पब्लिक सोच रही है। पब्लिक एक प्रकार से वोटिंग करके किसी को भी सांसद या विधायक बना के मतलब मेंटली प्रिपेयर है इस चीज के लिए कि वो हमारा राजा है, और वो ट्रीट भी उसी हिसाब से करता है। मैं मेरा जो लोकल विधायक है, अगर उससे मिलना चाहूँ, उससे किसी भी विषय पर डिस्कस करना चाहूँ, संभव ही नहीं है। अगर मैं उससे सवाल करूंगा तो मैं उसको अखर जाऊंगा, अगर वो मैं नहीं भी मानूंगा तो पुलिस वालों से उठा के मेरे को या तो अंदर करवा देगा, जबकि वो मेरे इलाके का जिम्मेवार आदमी है। मैं मेरे इलाके के जिम्मेवार आदमी से मतलब किसी भी विषय पर चर्चा भी नहीं कर सकता। क्या ये लोकतंत्र है? लोगों के दिमाग में यही चीज
अब तक भी नहीं देखती है कि वो जिम्मेवार है। 20, 30, 50, 70 गांव ने मिलके उसको एक जिम्मेवारी दी है, वो जिम्मेवार बना। वो एक सिस्टम है, मतलब उसके लिए चुनाव उन्होंने किया है, वोटिंग की है भाई। 2, 3, 4, 5, 6 कैंडिडेट खड़े थे जिम्मेवार बनने के लिए। या तो वो अपनी मर्जी से आगे आए निर्दलीय के रूप में, बस मैं मेरे क्षेत्र की जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार हूँ, या फिर वो किसी पार्टी ने हमारे सामने खड़े किए कि देखो मेरी ये पार्टी है और मेरी इस पार्टी के नाते मैं इस फलां व्यक्ति को इस इलाके का जिम्मेवार नियुक्त करता हूँ, आप इससे सहमत हो या नहीं हो, इसके लिए वोटिंग होगी। जिस भी व्यक्ति के पक्ष में ज्यादा वोटिंग होगी उसको ये मान लिया जाता है कि ये मेरे इलाके का जिम्मेवार आदमी है। तो जिम्मेवार होने के बाद उसकी जिम्मेवारी शुरू होती है, और वो जिम्मेवारी कैसे शुरू होती है और कहाँ खत्म होती है सबको पता है। जब तक लोगों के दिमाग में ये चीज नहीं बने बैठेगी भाई ये तेरा जिम्मेवार है, जिम्मेवार के हिसाब से इससे बात करो, इसके साथ मतलब सवाल जवाब करो, इसको एहसास कराओ इस चीज का। अगर ये आपके पास नहीं आ रहा है, कोई भी विधायक बढ़िया सांसद बन गया, कहाँ बैठेगा? या तो उस स्टेट की राजधानी में या फिर सेंटर की राजधानी में, जहाँ भी उसको बैठना है, जहाँ से उसके लिए सुटेबल है, वहां से बैठ के राजनीति शुरू होती है उसकी। और इस दौरान वो बीच बीच में अपने नुमाइंदे के तौर पर, मतलब उसको आप ग्राम प्रधान लगाओ, हल्का प्रधान लगाओ, डिस्ट्रिक्ट प्रधान लगाओ, स्टेट प्रधान लगाओ, बीच बीच में ऐसे जिम्मेवारों को छोड़ देता है जिसका कोई सामाजिक लेवल नहीं, कोई राजनीतिक लेवल नहीं, कोई नैतिक लेवल नहीं। किसी भी आदमी को उठा के अरे गहरे को, या चोर है, जार है, ठग है, बेईमान है, उसको पावर दे दो भाई ये तेरे हल्के का प्रधान है। वो हल्के का प्रधान क्या करता है? फिर वो अपने प्रधान की दिखावेगा। मतलब पब्लिक को कहाँ ये महसूस हो रहा है कि वो लोकतंत्र में जी रही है? कहाँ उसको अधिकार है? वो जो प्रधान नियुक्त किया सारे की सारी पावर उसको दे दी। अब लोगों की मजबूरी है, जो भी काम होने हैं उसी के थ्रू होने हैं। लोगों की मजबूरी है उसके आगे नाक रगड़ना, लोगों की मजबूरी है उसके हाजिरी लगाना। और इस मतलब ऐसे अरे गहरे आदमी के हाथ में जब पावर आ जाएगी तो वो क्यों समझा किसी ने कुछ? जब तक ये सिस्टम लोगों के दिमाग में नहीं आएगा या लोग इस दिशा में नहीं सोचना चाहते, भाई वो विधायक नहीं है, वो सांसद नहीं है, वो तो हल्के का, विधानसभा क्षेत्र का या लोकसभा क्षेत्र का एक जिम्मेवार है। और जिम्मेवार कैसे अपनी जिम्मेवारी निभावा, कैसे वो जिम्मेवार हो है, या जब तक लोगों के दिमाग में नहीं बैठेगी, आप कुछ भी करे जाओ, कोई भी पार्टी आवेगी, वही एटीट्यूड उसका होगा जो आज इनका है। पहले आपने भुगता है, 10 साल पहला भुगत का तो इनका दिया था, फिर इनका भुगत का दूसरा दे देंगे। आम आदमी ने क्या मिला? आम आदमी ने तो काला झंडे दिखाया था। मतलब अगर वो विरोध प्रदर्शन करना भी चाहोगी तो उसको उठाकर कोई भी पुलिस वाला या कोई भी सिक्योरिटी गार्ड है उसको उठाकर काला झंडा भी नहीं दिखाने देंगे उसको ले जगह। मतलब विरोध प्रदर्शन इस तरह तक भी नहीं करने आप हम पा रहे हैं, और वो अपना जिम्मेवार बनाए रखे है। तो कौन सा जिम्मेवार हो? आपने यह भी कहा उस तरह भाई देखो तेरे पास 70 गाँव की जिम्मेवारी दी है, और तेरे पास तेरे परिवार को संभालने के लिए, उनके कमाने के लिए हो सकता है टाइम ना हो, इसकी व्यवस्था हम करेंगे। हम आपको मतलब सैलरी भी देंगे, भत्ते भी देंगे, बच्चों को पढ़ने का खर्च भी देंगे, आपके आने जाने का, फोन का, चाय वगैरह का, सारी जिम्मेवारी हम उठाते हैं। आप हमारी जिम्मेवारी उठाने के लिए तैयार रहो। लेकिन उसके बाद वो सारी की सारी सुविधा तो हमसे ले रहा है, लेकिन उसके बाद भी हम तो रोब झाड़ रहे हैं। वो एक जिम्मेवार होने का एहसास ना तो अदा कर रहा है, ना वो दिखा रहा है, और ना ही हम देख रहे, ना हम देखना चाहते। तो जब तक यार लोगों के दिमाग में नहीं आओगी कि कुछ भी बने जाओ, कुछ जब लोकतंत्र में जब तक लोगों का दिमाग में ये चीज नहीं आओगी, लोग जागरूक नहीं होंगे, तो कोई भी आदमी कानून थैंक यू बनाओ। राजेश जी, थैंक यू। मेरे को और भी है फूल जी, आप फूल कुमार जी, आपका क्या विचार है कि ये जो इस इलेक्टोरल बॉन्ड है वो एक तरीके से मनी को सेंट्रलाइज कर रहा है, इलेक्शन को मैनिपुलेट कर रहा है, पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में भी भेदभाव कर रहा है कि ऑपोजिशन की तरफ कम पैसा जाए और रूलिंग पार्टी है वो सिस्टम के रूप में पूरा कंट्रोल कर ले। क्या विचार है फूल कुमार जी आपके?
सर ये तो जैसे राजेश जी ने भी बताया है, आशीष जी ने भी बताया है, पब्लिक अवेयरनेस का अब सॉल्यूशन ही बचता है, क्योंकि अब ये पार्टी है, कल को वो पार्टी होगी। थोड़ा-सा बस इतना ही कंक्लूजन निकल रहा है कि ये मान लो 100% डिक्टेटर वाली है, तो जो नेक्स्ट आएगी वो 50% डिक्टेटरशिप वाली होगी। लेकिन मनमानी तो हर कोई करने वाला है। आई थिंक जो यूएसए या जो डेवलप्ड कंट्री बोल लो, सारे के सारे ही बोल लो, यूरोप के, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जहाँ तक भी हैं, वो जो सिस्टम चाहिए हमें, जब तक वो पब्लिक पार्टिसिपेशन वाला सिस्टम नहीं होगा। असल में क्या है कि जो हमारा धर्म वाला जो प्रोपेगेंडा है ना, वो लोगों को इस सिस्टम में ढाल रहा है कि जो तुम्हें थोपा जा रहा है उसको ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट कर लो। हमारे जैसे यहाँ यूरोप में ब्लैक प्लेग था 15th सेंचुरी में, फिर उसके बाद फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ। ये लोग वो चीज़ झेल चुके हैं यहाँ पे उस टाइम में, जब चर्च का राज था, और वहाँ से निकल के ये लोग आगे चले हुए हैं। हमारे यहाँ, बाकी इंडिया का तो नहीं कहता, लेकिन जो खापलैंड का एरिया है, ये इस चीज़ से फ्री रहा है। ये जो चर्च का राज मान लो, जो धर्म का राज मान लो। लेकिन अब पिछले 10-20 साल से यहाँ पे भी वो चीज़ डाल दी गई है, और लोग जानते-बूझते उसको गले लगा रहे हैं मुसीबत को। आने वाले वक़्त में इनको भी ये ऐसे हालात अपने ऊपर कर लेंगे कि आने वाले वक़्त में इनको भी फ्रेंच रिवॉल्यूशन और ब्लैक प्लेग जो 15th सेंचुरी का यूरोप का है, ऐसे रिवॉल्यूशंस आएँगे, तभी जाकर के ये चीज़ समझ में आएगी कि तुमने कौन-सा काला नाग अपने गढ़ में डाल लिया था और उससे छुटकारा पाने जा रहे हो। लेकिन दुर्भाग्य ये मानो, अब तक तो प्राइड ये था कि हमारे जैसे जो ये कंपैरिज़न करते हैं वर्ल्ड वाइड, वो ये कह सकते थे कि यार ये फ्रांस वाले और ये यूरोप के ब्लैक प्लेग वाले चर्च राज जो थे यहाँ पे, हमारा सौभाग्य है कि कम से कम इंडिया में खापलैंड पे ये चीज़ नहीं थी। लेकिन अब ये होने जा रही है, और इतने लेवल तक बढ़ेगी ये कि खुदा ना खास्ता 24 में ये तीसरी बार आ गई ना, आप उसकी वो प्रकाष्ठा देखोगे कि आपको फ्रेंच रिवॉल्यूशन और ब्लैक प्लेग भी भूल जाएँगे। बस इतना ही कहना है, और ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। यस, क्योंकि लोगों थैंक का यू जो फुल जा रहा है ना कुमार। सिस्टम, लोगों का सिस्टम वही राजेश ने जो बता दिया, ऑटोमेटिकली वही जा रहा है कि भैया थोप दिए गए हैं राज्यों के रूप में। मतलब कहने को लोकतंत्र है, लेकिन अधिनायकवाद सेंगोल लेके आ जाता है। पब्लिक का चुनाव नुमाइंदा सेंगोल जब रख रहा है धक्काशाही से, जो कि पब्लिक का आदेश ही नहीं है, तो संकेत कहाँ जा रहे हैं हम सब समझ सकते हैं आराम से। थैंक यू। यस, थैंक यू फुल कुमार जी। एक सवाल यही है जो आपने अभी बहुत ही संक्षिप्त में आपने जो बताया ब्रीफ में कि ये 2024 की तैयारी है, तो क्या ये इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है, या जो जिस तरीके से कॉरपोरेट मनी को एक तरीके से एक सेंट्रलाइज करना सॉरी है? सॉरी टू इंटरप्ट यू सुवालाल जी, एक सॉल्यूशन तो है जिसके लिए ये अभी एक बात भी आई थी हम कि आते हैं सॉल्यूशन पर, आते हैं, पहले सवाल हाँ रखते हैं सॉरी, फिर। हाँ, बस है ना, ये एक लाइन में कर दूं कंप्लीट। जो ये कॉरपोरेट वालों को छुपाया जा रहा है ना कि ये इनके नाम सामने नहीं आने दे जा रहे, और एक शायद किसी ने कहा था कि नाम सामने आ जाएंगे तो क्या होगा होगा, उससे ये तो क्लियर कम से कम हो जाएगा कि वो कॉरपोरेट वाला कौन सी पार्टी का है और वो पब्लिक के प्रति लॉयल है कि नहीं है। तो वो डरेगा, अगर उसके उसके बॉन्ड पब्लिक में रहेंगे तो वो डरेगा पब्लिक के डर से। वो भय उसका खत्म किया जा रहा है, उसकी प्राइवेसी सिक्रेसी करके वहां पे, ये पॉइंट है। थैंक यू। थैंक यू फुल कुमार जी। तो मेरा सवाल ये है कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है, इसके रूप में पैसे को सेंट्रलाइज किया जाए, और पैसा जो है वो पर्टिकुलर पार्टी, चाहे वो रूलिंग पार्टी हो, उसी को मिले, या तो ये भी है कि ब्लैक मनी के रूप में, मतलब कि और पैसा बाहर से आए, क्योंकि इस एक्ट जो स्कीम में है, ये स्कीम में तो फॉरेन कंपनीज भी डोनेशन दे सकती है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के रूप में क्या मतलब कि कंपनीज, कॉरपोरेट या डोनेशन जो देता है, क्या वो पॉलिटिकल पार्टीज के एजेंडे को सेट कर रहा है? क्या पॉलिटिकल पार्टीज का इलेक्शन के बाद में क्या होगा, पॉलिटिकल पार्टीज की स्कीम प्रोग्राम, क्या उसको भी सेट कर रहा है जो ये फंड दे रहे हैं इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में कॉरपोरेट? और एक है कि ये क्या और ज्यादा कोई आगामी डेंजर, खतरे को, या एक बहुत बड़ा
रिवोल्यूशनरी चेंज कुछ होने वाला है इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम जिस तरीके से पैसे को सेंट्रलाइज और एक पार्टी के रूप में ज्यादा जाए, और तो ये कोई आने वाले संकेत, चाहे वो खतरा के रूप में हो या कोई रिवोल्यूशन के रूप में हो, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स और 2024 के इलेक्शन और उसमें जो मैंडेट होगा उसके बाद में जो सरकार होगी, इसकी दिशा में कुछ आप अपना विचार रखिए। तो वीरेश जी आप माइक को ओपन हाँ करिए। जी, डेफिनेटली ये तो है, जब अति होती है तो उसका अंत तो होता ही है अति का। ये अति की तरफ बढ़ रहा है इस समय मामला। भाई 2000 का नोट बंद कर देना आते आते, यानी विपक्ष के सब रास्ते बंद कर दिए गए हैं चुनाव जीतने के। पहले तो ये माहौल बनाना कि चुनाव पैसे से जीता जाएगा और उसके बाद विपक्ष के पैसे के रास्ते बंद कर देना, ये साजिश तो है ही। अब निर्णय आता है जनता के ऊपर। हमने देखा कि इमरजेंसी के दौरान पैसा जो है जनता ने दिया। एक तरफ से जो कैंडिडेट थे, मैं उस समय, ये बेवर एक जगह पड़ती है हमारे यहाँ यूपी में, वहाँ था, चौधरी चरण सिंह की सभा थी और वहाँ चौधरी साहब ने कहा भाई देखो हमारे पास पैसा तो है नहीं और उधर पैसा बेहिसाब है, तमाम पूंजीपति उधर हैं और तमाम पार्टियां बहुत रईस उधर हैं, तो हमारे पास पैसा है नहीं। मैं उस सभा में मौजूद था, मैं आंखों देखी बता रहा हूँ। तो वहाँ जनता ने 1-1 रुपया, 2-2 रुपये, 5-5 रुपये दिए। चद्दर बिछा दी गई मंच के ऊपर, बड़ी चद्दर थी जैसे बेडशीट होती है, और उस तरह की चद्दर में पैसा इकट्ठा करके गठरी बांधी गई और वो चौधरी चरण सिंह को सुपुर्द किया गया बिना गिने। तो जनता जब उस पे आती है तो इलेक्टोरल बॉन्ड और सब फेल करके पैसा भी दे देगी जनता और चुनाव भी हरा देगी। आपने जो कहा है कि रिवोल्यूशनरी चेंज की तरफ बढ़ रहा है, डेफिनेटली अफसोस तो बहुत ज्यादा है जनता के अंदर। एक नैरेटिव ये फैला रहे हैं कि भाई कुछ भी हो जाए आएगा तो मोदी ही, एक इस तरह का नैरेटिव बनाया जा रहा है। तो वो डेफिनेटली वो भी एक कॉन्स्पिरेसी है ताकि जनता का मूड खराब हो। इससे मैं देख रहा हूँ कि इससे नेगेटिविटी भी आ रही है, इससे ये भी डिटर्मिनेशन हो रही है जनता के बीच में कि अच्छा यही आएगा, देखते हैं कैसे आएगा। तो वो भी एक डिटर्मिनेशन हो रही है। मुझे ये पूरी उम्मीद है, मैं आसान्वित हो चुके, मेरा कई राज्यों में जाना होता है, ट्रेन में सफर करता हूँ, ट्रेन के अंदर ये चीजें निकल के आती हैं कि चुनाव की स्थिति क्या रहेगी, किधर जाएगा, जनता का मूड क्या है, ये स्थिति साफ निकल के आती है। और मैं उसी हिसाब से जनरल मीटिंग्स में भी और वैसे भी ये दावा कर रहा हूँ कि अब की बार बीजेपी 3 अंकों में जाने नहीं जा रही है। ये कोई चुनावी सभा नहीं है, ना चुनावी कोई मीटिंग हम कर रहे हैं कि वहां मैं डिक्लेयर कर रहा हूं, लेकिन जो हालात हैं, जो आसार हैं, उसके हिसाब से मैं कह रहा हूं। लेकिन अब आप वाला वो सवाल आता है कि अगर चेंज हो जाता है तो ये जो कॉर्पोरेट के लिए किया जा रहा है, जो सारा सिस्टम, जो रेड कारपेट बिछाया गया है कॉर्पोरेट के लिए और पूरा फुल फ्लेज इसका शासन कर दिया गया है, तमाम चीजें उस रुख पे मोड़ दी गई हैं। जो यूपीए, जो अपने जो वो हैं पब्लिक सेक्टर्स हैं, उनको सबको मोड़ करके उधर कर दिया गया है कॉर्पोरेट की तरफ। तो एक भारी अव्यवस्था उस समय होगी। अगर सरकार चेंज भी होती है तो उसको संभालने में भी पूरा 5 साल लग जाएंगे कम से कम अगले आने वाली सरकार को। मैं आज उस बात को लेकर ज्यादा चिंतित हूँ कि जो डिस्टर्ब कर दी गई हैं चीजें, जो सारा सेट था भाई, चाहे बीज को लेके, चाहे पशुपालन को लेके, चाहे डेयरियों को लेके, जो सिस्टम बना हुआ था एक चलने का, शासन का, प्रशासन का, वो सब तोड़ दिया गया ढांचा। उसको रिस्ट्रक्चर करने में समय लगेगा और अगर इसी स्ट्रक्चर पे आने वाली सरकार भी आगे बढ़ेगी तो उसमें भी जनता जो है परेशानी होगी। बहरहाल अब हम चिंतन इस बात पर करें कि आगे कैसे होगा। तो हम जैसे, आप जैसे जो समाज के लिए काम करने वाले लोग हैं, उनको अब चिंतन ये भी करना है कि आने वाले समय के लिए कैसे मैनेज किया जाएगा, उस पर भी चिंतन अपना शुरू होना चाहिए। दूसरी एक और बात मैं यहाँ सबमिशन करना चाहूँगा अपना। अंग्रेजी शासन में स्थिति बहुत खराब हुई थी तो बहुत सारे लोग निकल के आए थे, अपनी अय्यासियां छोड़ के, अपना सुविधा छोड़ के, अपना जीवन जो सुविधा भरा था, जिसमें नेहरू जी सबसे ज्यादा आगे हम कह सकते हैं, और ये बनिया का लड़का महात्मा गांधी, इसका भी जीवन बढ़िया था, ऐसा नहीं था कि कोई कमी थी। भाई इसके माँ बाप ने इसको पढ़ने के लिए भेजा था बाहर विदेश में, तो इसके पास पैसा होगा तभी भेजा था। लेकिन आने के बाद इसने भी लंगोटी धोती का अपना विकल्प चुना। तो धोती लंगोटी वालों की आज भी जरूरत है समाज में। तो जो कर सकते हैं, जिनकी स्थिति है
वो कम से कम आना चाहिए उनको समाज के बीच में, और अपना जितना वो सोनालाल जी, योगदान दे मान सकते हैं, साहब जुड़े वो हुए हैं, करना इनको चाहिए। मीटिंग में लेना। मान साहब जुड़े हुए हैं, ठीक है ना? जी, मान साहब देर से आए हैं, मैं अपनी बात यही रोकता हूँ और मान साहब को बुलाया जाए। थैंक यू वीरेश जी। और मान साहब तो मेरे को तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। हेलो, जयदयाल सिंह मान लिखा होगा, जयदयाल सिंह लिखा होगा नाम। ओ जय दयाल सिंह जी, हाँ मैं पहले पिछली बार इनको किया था, मतलब कि जय दयाल सिंह जी को। हाँ, तो जय दयाल सिंह जी, आप अपना माइक खोलिए और इस पर ये बताइए हमको कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के रूप में पैसे का सेंट्रलाइजेशन हो, एक पार्टी की तरफ जाना है, ऑपोजिशन को एक तरीके से हेल्पलेस होपलेस रखना है, क्योंकि आज के टाइम में बिना पैसे के तो चुनाव कोई पार्टी जीत ही नहीं पा रही है। तो आपका क्या विचार है दयाल सिंह? धन्यवाद सुबोलाल जी। ऐसा है कि जैसे एक कई साथियों ने बताया कि हमें चुनाव प्रणाली में ही सुधार करना चाहिए, इस प्रणाली को ही बदलना चाहिए कि पैसे का खर्चा ही नहीं हो। लेकिन आज अर्थ प्रधान देश है, सब चीज के लिए अर्थ यानी पैसे की जरूरत है। बिना पैसे आज सरपंच के चुनाव में भी 1-1 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। अब एक विधायक के लिए या एमपी के लिए हम 40 लाख की रखते हैं कि 40 लाख तक खर्चा कर सकता है, इससे ज्यादा खर्चा नहीं करेगा, लिमिट बांध दी। उसके लिए बंद कर दी, चाय 5 रुपए की होगी, 10 रुपए की कॉफी होगी, 60 रुपए का खाना, इस तरह लिस्ट बना के दे देते। लेकिन इसका हिसाब कौन रखता है? उसमें भी 5-6 करोड़ रुपए खर्च होते हैं एक विधायक के लिए। तो जो ये लिमिट बनाई है, जो कानून बनाए हैं, कानूनों की पालना देश में हो नहीं रही, मतलब 1% भी नहीं हो रही। यदि खुद जनता, क्या ये जो कानून बनाने वाले उसका उल्लंघन करेंगे तो जनता का इसमें क्या दोष है? क्योंकि कानून तो विधायिका बनाती है, अपने सांसद पार्लियामेंट में बनाते हैं कानून। उन्होंने जो बनाया इलेक्टोरल बोर्ड का या चंदे के लिए, तो वो इसको तोड़ेंगे तो जनता का तो इसमें क्या दोष है? जनता जागरूक हो, उनसे पूछे। लेकिन पूछने उन्होंने कानून ऐसा बना दिया कि आपको पता नहीं चलेगा किस पार्टी को किसने कितना चंदा दिया। अब जैसे फंड आज जैसे बताया कि 1% के लिए आप पार्टी बना ली तो 1% वोट आ गई आपको पिछले साल में, तो आप उसको चंदा देने के लिए आप चंदा ले सकते हो। तो या तो 2695 पार्टियां हैं भारत में टोटल, अनरजिस्टर्ड मतलब रजिस्टर्ड है, वो अनरिकॉग्नाइज्ड है। और नेशनल पार्टी 8 ही है खाली, कुछ स्टेट पार्टियां हैं। तो सबसे ज्यादा तो नेशनल पार्टी को मिलेगा चंदा, हालांकि जो या पावर में है सबसे ज्यादा, जो भी शुरू से रही है पावर में रहती है उसी को चंदा ज्यादा मिलता है। तो कानून तो ये बनाए हुए हैं, तो इसके जैसे चंदे का ही है। तो हमें जो है 4 तरीके हैं फंडिंग पार्टी को, पॉलिटिकल पार्टीज को फंडिंग करने के लिए 4 तरीके बताए हुए हैं इस कानून में। एक तो सीधे लोगों से ले लो आप, तो सीधे क्या, नकद में आप 2000 से ज्यादा पैसे नहीं दे सकते, इंडिविजुअल रूप में दोगे 2000 से नीचे, उससे ऊपर नहीं दोगे तो ऊपर दोगे चेक में या बॉन्ड से, उसी से दे सकते हो। तो वो आम लोग दे सकते हैं, आम लोग भी। दूसरा जैसे कॉर्पोरेटिव फंडिंग है या कंपनी फंडिंग देती है, वो भी चेक से उससे देंगी। तीसरा विदेशी कंपनियों भी इसमें फंडिंग कर सकती हैं जो विदेशों से में कंपनियां हैं, वो सबसे ज्यादा करती हैं वैसे। जबकि तो देश का चुनाव है, विदेशियों कंपनी से इसका क्या लेना देना। लेकिन आप देखोगे कि सबसे ज्यादा फंडिंग वही करती हैं। और चौथा एक थोड़ा सा दिया हुआ पब्लिक फंडिंग है, सरकारी फंडिंग भी होती है इसमें। सरकारी फंडिंग यानी आपको ये जब चुनाव घोषणा हो जाती है, जैसे 7 तारीख को अब चुनाव की राजस्थान में ये हो जाएगी विधानसभाओं की, 5 राज्यों में और कुछ स्टेट्स में। तो ये जो ही आचार संहिता लागू होगी तो उसके लिए आपको किसी को रैली करनी परमिशन लेके फ्री देगी सरकार, आपको रेडियो पे बोलने के लिए टाइम देगी, टेलीविजन में आपको हर पार्टी को 10-10 मिनट देगी। तो इस तरह से सरकार भी फंडिंग करती है। लेकिन वो तो नाम मात्र का है, सरकार उससे काम नहीं चलता इनका। मतलब जो सीलिंग की है जैसे 40 लाख की, इन्होंने उसमें 40 करोड़ तक खर्च करता है एक एमएलए भी। तो ये जनता को भी पता है, और पब्लिक जो कानून बनाते हैं उनको पता है कि इसको कैसे रोका जाए, लेकिन वो जानबूझ के रोकना नहीं चाहते। जैसे जो सांसद हैं, विधायक हैं, उनको पेंशन मिल रही है, 5-5, 10-10 पेंशन मिली है। और एक सरकारी कर्मचारियों की पेंशन ही बंद कर दी आपने। अब राजस्थान बड़ी मुश्किल से, जैसे ओल्ड पेंशन का है, कुछ राज्यों ने की है, उसके लिए भी जोर लगाया बीजेपी, कोर्ट में केस चला कि इनको आप नहीं पेंशन दे, पुरानी एनपीएस पे रखो। तो कारण क्या है, जो लोग कानून बनाते हैं वही कानून को तोड़ते हैं, वो अपने हिसाब से कानून को बनाते हैं।
जनता जाए भाड़ में, जनता को उनका कोई हित नहीं देखते हो। तो ये जो फंडिंग का जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड है, ये जैसे एसबीआई को नॉमिनेट करता है, भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कि एसबीआई हर क्वार्टर में अपने अपने ये बॉन्ड इश्यू करेगी, पॉलिटिकल बॉन्ड लेने के लिए आप खरीद लो। तो बॉन्ड जो है 20,000 का भी है, 1 लाख का भी, 1 करोड़ का भी है। तो 1-1 करोड़ के जो बड़े बड़े सेठ है वही खरीदेंगे कंपनियां, जनता तो 2,000 उस वाले में नकद दे देगी। और नकद में भी जैसे मायावती की पार्टी थे, आज तक उसने जो भी इसको इलेक्शन कमीशन को देना पड़ता है कितना चंदा है, में गुप्त रहता, जनता को नहीं बताते वो अलग बात है। बाद में धीरे धीरे कई बार वो करते हैं, एडीआर वगैरह की रिपोर्ट आती है तो उसमें पता चलता है कि किसको कितना चंदा मिला। तो मायावती पार्टी ने तो 20,000 से पहले 20,000 लिमिट थी 18 से पहले, और 2018 में इन्होंने घटा के 2,000 कर दी कि नकद दोगे तो आप ये इससे 2,000 से ज्यादा नहीं दे सकते, ऊपर दोगे तो चेक में या उसी अपने बॉन्ड खरीदो या उसी से। तो मायावती तो पिछले 15 साल से नकद में ही लेती है, पहले 20,000 से कम लेती है, अब कहती 2,000 से कम लेती हूँ मैं। तो वो धीरे धीरे पता नहीं कितने को कैसे पर्चियां काटती है, जो जाने अपना हिसाब रखती है। तो इसके लिए इलेक्शन कमीशन को भी पावर दिए हुए हैं, लेकिन वो अपने इस्तेमाल नहीं करते। तो इलेक्शन ऑफिसर हैं, जो चुनाव आयोग बना हुआ, वो तो कौन सरकार तो नियुक्त करती है उनको, सरकारी अधिकारी हैं। आज जो अधिकारी अपना चीफ जो इलेक्शन कमिश्नर है, वो पहले चीफ सेक्रेटरी था भारत सरकार का, उसी को तो बनाएंगे। तो जिसकी सरकार होती है वो अपने हिसाब से अपने चुनाव अधिकारी बनाती है। इसी तरह जितना भी इसका खर्चे का हिसाब रखना है, उसके लिए सरकारी अधिकारी जाते हैं। तो सरकारी अधिकारियों को पावर दिए, लेकिन उनके भी कुछ जगह हाथ बंधे रहते हैं कि वो ये नहीं करेगा, वहां नहीं जाएगा आदमी, उस पार्टी का फंड है वो चेक नहीं करेगा। तो ऐसी कई दुविधाएं हैं इसमें। तो हर तरह से सुधार करने के लिए, जैसे पार्टियों में प्रबंध आप नहीं लगा सकते, जैसे 2695 जो पार्टियां बना दी, आपने रजिस्टर दिए चंदा ले सकती हैं और 1% वोट तो ले आएंगे। जैसे बताया चौधरी साहब ने कि राजस्थान में 200 सीटें हैं, आप 200 पे खड़ा कर दो तो किसी में 1,000 आ गए, किसी में 2 वोट आ गए, तो आपको तो 1% टोटल मिला के 1% लेना है, तो आप उसके लिए हकदार हो गए चंदे के लिए। तो कानून ऐसे बनाया कि हमने खुली छूट कानून में दे दी कि कोई मर्जी खड़ा हो जाए, आप चंदा लो, छुट्टी आपकी, कोई पार्टी खड़ी कर लो, चंदा कमाओ। तो कुछ उसमें जो 2695 पार्टियां हैं, उसमें 50 क्या 90% तो ऐसे ही वो चंदा लेने के लिए पार्टियां बनी है, मतलब उनका और कोई विशेष कोई राज करने का या जनता की भलाई करने के लिए नहीं बने होते। वो अपना थोड़ा बहुत इंटरनेट कर लेते हैं, अपने साथ में मीडिया से प्रचार कि मैं पार्टी को कई भाषण दे दिया, अपनी फेसबुक पे लाइव वो कर दिया कि हमारे ये होंगे, फलाने होंगे, दिखड़े होंगे, ये हम ये काम करेंगे आपके लिए, और अपना बाद में चंदा इकट्ठा जनता से, क्योंकि उनको तो वो बड़े जो कॉर्पोरेट घराने हैं वो तो देते नहीं, विदेशी कंपनियों से भी नहीं मिलता उनको। और सरकार भी थोड़ा बहुत उनको दे दी, कभी वो मांगी आपने, मान लो रैली के लिए जगह दे दी फ्री में। बाकी जो भी इस तरह की पार्टियां बनी, उन पे तो पहले रोक लगाई जाए कि उनका भी जो है ना हिसाब किताब मांगा जाए कि आपने क्या काम किया, क्यों खड़े हुए, उनसे पूछा जाए, दिखाओ आपने क्या आज तक क्या किया, आपकी पार्टी में कितने आपके सदस्य हैं। तो उससे इसे कुछ ऐसी करें कि आपके पास कम से कम 10,000 सदस्य होंगे तभी आप रजिस्टर्ड करा सकते हो। आप 2 आदमी खड़े हो गए, फॉर्म भर दिया, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर के चुनाव आयोग को दे दिया, आप रजिस्टर्ड हो गए। तो उसके लिए भी पहले हर चीज के लिए अलग अलग कानून बने, उनको रोका जाए। तो जैसे पार्टियां ज्यादा बढ़ना भी तो एक नुकसानदायक है क्योंकि कई देश ऐसे दो ही पार्टी इंग्लैंड में, जो एक डेमोक्रेटिक आ गई, कंजर्वेटिव पार्टी, कभी वो आती है कभी उसकी सरकार आती है। हालांकि वो भी खराब है, हालांकि प्रजातंत्र है, पार्टी के लिए हम छूट है सबकी, लेकिन जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड वाला होता है उसको समझाएं। इसका अर्थ यही है कि एसबीआई से आप क्या खरीदा वो बैंक को पता रहता है, और रिजर्व बैंक और एसबीआई में जो अधिकारी हैं, उनके बड़े जीएम, जनरल मैनेजर वगैरह, उनको पता है कि किस आदमी ने अडानी ने खरीदे हैं या किसी ने, जिसने भी ये बॉन्ड खरीदे हैं, वो सरकार के अधिकारी हैं, उनसे पूछते रहते हैं। तो सरकार को सब पता रहता है किस आदमी ने क्या दिया है। और वो फिर जब आपको मान लो 10 करोड़ एक आदमी चंदा देता है किसी पार्टी को, तो वो करता है उससे कि मेरे लिए ये कानून बनना चाहिए, मेरे लिए जो टैक्स है, मेरे जीएसटी लगती है इस कार बनाने के कारखाने पे, वो 28% नहीं करके 18% की जाए। तो गवर्नमेंट को मजबूरन करना पड़ता है, क्योंकि उसको तो 18 करोड़ चंदा मिला है एक ही दिन में। तो ऐसे जो कानून है उसको जनता तो रोक नहीं सकती। अब जनता को पता हो तब भी क्या करोगे आप, कानून तो बना दिया उन्होंने, अब कानून तो पार्लियामेंट में दोबारा होगा जब नई पार्टी आएगी या हमारी बहुमत आए दूसरी पार्टी का, अपोजिशन वालों का। जब जैसे अब इंडिया अलग बना है दल, यदि उनका आएगा तब वो कानून चेंज करेंगे, तभी ऐसे काम जो है सुधार होगा इसमें। अपन व्यक्तिगत
चुनाव में हम प्रचार कर सकते हैं। देखो इसमें 96% जो टोटल चंदा मिला, मान लो 700 करोड़ मिला एक साल में सभी पार्टियों को मिला के, उसमें जैसे एक अपने महानुभाव ने बताया था कि 96% तो एक ही पार्टी बीजेपी को चला गया, और ये सही है बिल्कुल। ये तो फैक्ट इसमें आए हुए अखबारों में समाचार छपे हैं, तो कोई झूठ थोड़ी छापते हैं। ये तो इलेक्शन कमीशन भी कभी कभी जो एडीआर की एक रिपोर्ट आती है उसमें छाप देते हैं कि किसको कितना चंदा मिला। वो ये नहीं बताएंगे किसने दिया, ये तो आउट नहीं करते, लेकिन ये बता देते हैं कि टोटल जो चंदा 100 रुपये मिला तो 96 रुपये उसमें बीजेपी को मिले, बाकी पार्टियों को 4% मिला है इतना। तो जब तक आज इतना खर्चा चुनाव में हो रहा है, जैसे आप कोई अखबार पढ़ के देख लो आप पिछले 1 महीने का, उसमें 3-4 पेज पूरे के पूरे झारखंड के होंगे, कोई मध्य प्रदेश के जो शिवराज जी है वो अपने बैठे हुए किसी महिलाओं को दे रहे हैं कुछ, उनकी फोटो छपेंगे, कभी छत्तीसगढ़ का आ रहा है तो कभी हिमाचल का, कभी पंजाब का, कभी राजस्थान का, तो राजस्थान में आएगा। लेकिन इतना खर्चा होता है, उसमें लिखा रहता है DAVP नीचे कई बार, यानी सरकार खर्चा करती है उस पे। मतलब एक मुख्यमंत्री की फोटो के लिए कोई दिखा दिया 500 रुपए का सिलेंडर आ रहा है, या आज मोदी जी की आ रहा है रोजाना की, हमने वो प्रगति कर दी, उसमें महिलाओं का आरक्षण कर दिया। तो ये प्रचार करने के लिए मतलब करोड़ों अरबों रुपए तो इसी में खर्च हो रहे हैं, जनता की क्या भलाई करेंगे चुनाव में। ये भी चुनाव प्रचार ही माना जाना चाहिए इसको। ये कहते हैं कि 7 अक्टूबर से जब आचार संहिता लगेगी तब से हम राजस्थान के जो विधायक या जो खर्चा करेंगे उनकी तरफ से वो काउंट करेंगे। वो काउंट करो, उससे पहले करोड़ों अरब रुपए तो पहले खर्च कर देते हैं उस आचार संहिता से पहले ही। तो इनका तो खर्चा जब से ये करते हैं कभी भी करे मतलब सरकार का खर्चा भी करते हैं ये, और खुद का पार्टी की तरफ से अलग फंड करते हैं। हालांकि पार्टी से खर्चा फिर आचार संहिता बाद तो पार्टी से ही खर्चा करना पड़ता है इनको, नीचे लिख देते हैं वो बीजेपी, तो बीजेपी अपने फंड से दे देती है उनको। तो इसके साथ साथ इन्होंने पार्टी ने एक रखा जिसके पास ज्यादा है, जैसे कैंडिडेट है कि इसके पास पैसे नहीं है, तो पार्टी भी 2 करोड़ 20 जितना भी है 20 लाख जो लिमिट है उनको उसका आधा 50% तक खर्चा देती है कि आप ये खर्चा करो तभी जीतोगे, आप आपके पास पैसे नहीं है तो ये पैसा लो और खर्च करो। तो कानून तो बने हुए हैं, लेकिन कानूनों की पालना के लिए जनता को ही जागरूक होना पड़ेगा। एक मैं थोड़ा सा बाहर आया हूँ, सुवालाल जी एक इस टॉपिक को ले लो फिर अपना सेशन एंड होगा। संसद में एक बात चली, हाँ संसद में एक बात चली कि पार्टी शब्द जो है, कांग्रेस को कहा कि पार्टी शब्द तुम्हारे राजीव गांधी ने डाला जब वो एक बिल आया था ना स्प्लिट होने का, 2/3 इधर जाएंगे 1/3 वाला जो है, कि तुम पार्टी शब्द ही नहीं है संविधान में। तो अब ये हम ये सोच सकते हैं कि चंदा आखिर पार्टी को क्यों दें, ऐसी कोई बात थी या ऐसा कुछ टॉपिक था? उसमें कहा भाई हम तो पार्टी थी नहीं, संसद में तो नहीं, संविधान में तो पार्टी नहीं थी। भाई चंदा आप किसी इंडिविजुअल को भी दे सकते हो ना, पार्टी का देने का क्या औचित्य क्या? चंदा तो आप किसी को दे सकते हो, मैं चुनाव में खड़ा हूं मुझे दे सकते हो। पहले ऐसा झमेला नहीं था, अब ये पार्टी शब्द ये कह रहे तुमने डाला था। तो ये जो बात है इस पे हम क्या सोच सकते हैं? भाई राजीव गांधी ने लिख दिया कि एक पार्टी के इतने टुकड़े हो गए, इतना जाएगा इधर, तब ये पार्टी स्प्लिट होगी, वो कर दिया। तो वो शब्द आ गया इस संविधान में, उस शब्द को लेकर के अब पार्टी जो है वो हो गई, वरना इंडिविजुअल थे, आप निर्दलीय खड़े हो, कुछ भी खड़े हो, उस तरीके से हो जाओ। तो इस पे आप अपना, क्यों पॉलिटिकल साइंस से भी है, अब अपन क्या सोच सकते हैं इसमें, पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो सकता है इस पे, और फिर इसको और किसी का तो कोई राह तो नहीं ले लो, बाकी कोई राह हो तो किसी के विचार, और फिर रिकॉर्डिंग भी बंद करें। तो इस पे 5 मिनट अपनी बात को रखो, दे के क्या इस पे क्या कह सकते हैं कि भाई पार्टी डाल दिया तो क्या गुना हो गया, माइनस हुआ प्लस हुआ? इंडिविजुअल चुनाव में जाते नहीं होता तो वहाँ संसद में कैसे बनता? वहाँ क्या यूं निर्दलीय सारे खड़े होकर के कोई प्रधानमंत्री बना के बैठ जाते? ये इंडिया, ये यूपीए एनडीए बन रही थी, क्यों बनी? ये बड़े सवाल खड़े हो गए पार्टी नहीं होने से, टुकड़े टुकड़ों के अंदर। तो संविधान ही विखंडित तरीके से अपने आप में हो गया ये, कि ये शब्द है जो राजीव गांधी ने डाला, भाई हमने तो था ही नहीं। इस पे अपनी बात को रखो। देखिए हनुमान राम जी, बात ये है ना कि राजीव गांधी के टाइम में जो एंटी डिफेक्शन बिल आया था और उसको फिर वो इस कौन सी 10th अनुसूची 10वीं अनुसूची में कौन डाला गया। देखिए इससे मेरे ख्याल से जो ये इलेक्शन फंड है, जो कॉरपोरेट फंड है, या अभी जो इलेक्टोरल बॉन्ड है इसका फंड है,
इससे कोई पार्टी के नाम से कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, एक्ट है, उनमें पार्टीज का उल्लेख है, मेंशन है। तो अगर ये तो एक डाइवर्ट करने का सा एक पॉलिटिक्स में मान रहा हूँ कि भाई कांग्रेस को टारगेट पर करना है, इसलिए वो राजीव गांधी का देंगे रेफरेंस के एंटी डिफेक्शन बिल आया था, तो ये है। बाकी रियल में देखिए ऐसा होता है कि इलेक्शन तो पॉलिटिकल पार्टीज लड़ती है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की रिकॉग्नाइज्ड पार्टी, रजिस्टर्ड पार्टी होती है, तो स्वाभाविक है जो फंड होगा इलेक्शन जो भी देगा, डोनेशन देगा जो भी, तो वो पार्टी को ही देगा। और पॉलिटिकल पार्टीज भी इलेक्शन कमीशन को ही एनुअल रिपोर्ट भी देती है, इनकम का, पैसे का, खर्चे का, जो भी। तो ये तो एक अटेंशन हाईलाइट करना है कि कांग्रेस पर ही सर खर्चा इंडिविजुअल कैंडिडेट को देना पड़ता है। खर्चा इंडिविजुअल कैंडिडेट की लिमिट है, चंदा इंडिविजुअल कैंडिडेट को जा सकता है। पार्टी का ये कंसेप्ट आया ना कि सारा पैसा फंड में, इलेक्टोरल बॉन्ड का मोदी के पास क्यों गया? इंडिविजुअल चला जाता वो अपनी चॉइस से, बुरा क्या था इसमें? कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे को दिया, जैसे मैंने चुनाव लड़ा एमपी का, मेरे को मेरे साथियों ने दिया और मैंने जो चुनाव कमीशन को मैंने दे दिया कि ये मेरे पैसे आए, ये मैंने खर्च किए। तो होता तो यही, नियम तो यही है। पार्टी का ये मॉडल क्यों चंदा वहां गया? बीजेपी के नाम से क्यों गया? कैंडिडेट के नाम से जाता तो क्या फर्क पड़ा? इलेक्टोरल बॉन्ड कैंडिडेट के नाम से जाता तो मेरे ख्याल से कुछ एक नई रचना रचती। आप इस इलेक्टोरल बॉन्ड में ऐसी बात को लाते कि भाई कोई भी कैंडिडेट लेगा इलेक्टोरल बॉन्ड से लेगा। अब पार्टी शब्द घुसा करके ये सारा झमेला खड़ा कर लिया कि वो पैसा पूरा है हमेशा और इसकी चाबी में आ गया, फिर ये टुकड़े की तरह डालते हैं और पूरा पैसा अपने तरीके से खर्च करते हैं। ये नहीं हो सकता क्या? मेरे ख्याल से इसमें झमेला तो है। हो सकता है, यही तो चर्चा अपन कर रहे हैं। मैं तो सिर्फ वही चीज को बताया था कि ऐसा है। वो तो इलेक्टोरल बॉन्ड में किया गया है कि पार्टी के अकाउंट में मतलब वो इलेक्टोरल बॉन्ड जो खरीदा गया है, प्रोविजनरी नोट, वो पार्टी के अकाउंट में, जो किसी भी बैंक ब्रांच में पार्टी का अकाउंट हो, उसमें जाके वो ये गलत हुआ ना। इंडिविजुअल होता तो क्या होता? हम लोग इस बात को तो रेज कर सकते हैं कि भाई जिसको चंदा देना इंडिविजुअल दो, पार्टी को क्यों दो? पार्टी का क्या मायना? तुम्हें जिस कैंडिडेट तुम्हें पसंद आए किसी को दो, तो वहां जोड़ हो जाए, पार्टी वाले करते रहे जोड़ अपने आप ही, उनकी मर्जी। लेकिन इंडिविजुअल मान लो कैंडिडेट तो हजारों में खड़े होते हैं, बढ़ जाते पैसे ऐसे, और किसी के ज्यादा भी बचते। अब इनको तो वहां से जाके लाने पड़ते हैं। जिस कैंडिडेट को ज्यादा देते हैं, कम देते हैं, उनकी मर्जी हो गई। तो दिशा तो गलत हुई नहीं। सेंट्रलाइज कर दिया ना, पैसे को, फंड को सेंट्रलाइज कर दिया है। और जो ये सारा ही झमेला इस तरह से हुआ, तो ये शब्द किसी का आया होगा किसी के दिमाग में कि भैया इंडिविजुअल आने दे, भाई किसी को पैसा देना इंडिविजुअल देने दे। तो इंडिविजुअल वाला का पार्टी शब्द आया क्यों कि तुम्हारे उसने राजीव गांधी ने डाला तो इसलिए पार्टी शब्द आ गया। तो मतलब इन लोगों ने एक बड़ा एक इस तरह से सेंट्रलाइज किया कि पूरी चाबी अपने हाथ में रहे, मतलब व्यक्ति को पूरी सबकी चोटी मेरे हाथ में रहेगी। ये बड़ा पसंद तो हुआ। और किसी साथी का रहा हो तो, वरना मैं ओवर कर रहा हूँ, फिर मैं जाऊं मीटिंग में। मेरा क्या है कि एक्चुअली सागर दारा वो जो कार्बन क्रेडिट वाला मैटर लेके आया, तो मैं वीडियो बनाने आया हूँ इसके साथ। कल इससे टाइम लेकर के इससे एक पूरी डिटेल है। हाँ बोलिए। हाँ मानसा बोलिए। नहीं, ऐसे जैसे ये अपन चंदा देते हैं ना पॉलिटिकल पार्टी को, इसमें टैक्स भी छूट दे रखी है गवर्नमेंट ने, डोनेशन देंगे पार्टियों को, तो ये टैक्स भी, ये भी इसमें कानून में इनको संशोधन होना चाहिए कि काय की छूट है। आप तो चंदा दे रहे हो, चंदा दे दिया ठीक है, आप जैसे किसी भी वो दे दी, बड़ी ये कंपनी है, फर्म है, कॉर्पोरेट जगत है, वो कई तो टैक्स बचाने के लिए भी चंदा देते हैं, उसमें टैक्स की छूट भी मिलती है इंडिविजुअल को भी, कंपनीज में। तो ये भी इनमें सुधार के अपन कह सकते हैं, सुझाव कि ये सुधार भी हो, टैक्स काय की छूट इसमें टैक्स की। धन्यवाद। थैंक यू दयाल सिंह जी।
देखिए, हमने चर्चा तो लगभग सभी एस्पेक्ट पर कर लिया और हनुमान राम जी ने बीच बीच में कुछ इम्पोर्टेंट कोई बचा तो नहीं है अब अपने को ओवर कर दूं मैं मीटिंग को? कोई बंदा बचा बोलना तो चाह रहा नहीं हो है, एंट्री? 8 लोग ही है पिछले 1 ओवर से। हाँ फिर कुल 15-16 जुड़े थे तो उसमें चलो ठीक है, फिर मैं क्लोज कर देता हूँ मीटिंग अपने। और करें 5-7 मिनट है वैसे कोई बोलना चाहे तो, वरना बंद करता हूँ। लोग हरलाल जी विष्णु अब आए हैं। सर अब मीटिंग ओवर कर रहे हैं हम तो। चंदा देने की स्कीम के ऊपर चला था, वीडियो भेज देंगे हम आपको। और आपके बिश्नोई धाम में हम सागरदारा की शरण में आए हुए हैं यहाँ पे। कल कोशिश करूंगा मैं वीडियो बनाने की, इनके साथ पूरा कार्बन क्रेडिट का ज्ञान लेकर के इनसे सवाल जवाब करके एक इंटरव्यू के लिए आया हुआ हूँ। तो ठीक है, हनुमान राम मिलेंगे। जी, उनको टाइम दे सकते कुमार हैं जी 2 आगे मिनट। अपनी पार्टी बनाने की पार्टियां तो बनाएंगे। ओके जी, थैंक यू। थैंक यू एवरीबॉडी, सबको धन्यवाद बहुत बहुत आने के लिए आज की मीटिंग में। राजेश जी, डीपी सिंह जी, फूल कुमार जी, बहुत धन्यवाद। मैंने आपका कमेंट पढ़ लिया था उसमें। ठीक है, थैंक यू।